में तुम लोगों को फैक्चुअल्स के बारे में बताए गए थे। मराठा किंग्स के बारे में, शिवाजी के बारे में बताया गया था, 1627 से लेके 80 के बारे में, और कैसे रहा ये भोसले क्लान से बिलोंग करते थे। इनके पॉलिटिकल गुरु संत रामदास थे। कैसे इन्होंने कैप्चर किया तोराना को बीजापुर से, फिर कैसे तुम्हारा औरंगजेब आया यहाँ पे, दोनों के बीच में मुठभेड़ हुआ है 1657 में, तुम देखे हो। फिर ये कोनकान को फिर कन्क्वेयर किए थे एंड सो ऑन। ये अपना एरिया बनाए थे काफ़ी अच्छा खासा। फिर तुम्हारा इनका कन्फ्रंटेशन तुम्हारा सहिस्ता खान से होता है 1660 में, जहाँ सहिस्ता खान हरा देता है इनको, ठीक है। फिर शिवाजी 1664 में अटैक करते हैं सूरत को। सूरत फिर से अटैक 4 साल बाद होता है 1670 में। 1665 में औरंगजेब जसवंत सिंह को हटा देता है और अपॉइंट करता है राजा जय सिंह को, ताकि राजा जय सिंह प्लॉट कर सके, एक कैंपेन प्लॉट कर सके उसके अगेंस्ट, शिवाजी के अगेंस्ट। और शिवाजी जानते हो इसमें हार गए हैं। शिवाजी हारने के बाद ट्रीटी ऑफ पुरंदर हुआ था जून 1665 में। इसमें शिवाजी ने बहुत किला को सरेंडर किया था मुगल्स के आगे। उसके बाद 12 फोर्ट्स को अपने आप रख लिए थे। उसके बाद हम जानते हैं कि इसमें यही बोला गया था कि शिवाजी को लॉयल रहना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोर्ट में रहना होगा, ठीक है। उसके बाद शिवाजी ने बोला ठीक है, हम प्रॉमिस करते हैं कि कोई तरह का दिक्कत हुआ डेक्कन में तो आई विल बी देयर टू हेल्प यू, और हाँ आप हमको कंफर्मेशन दे दीजिए लैंड का, उसके लिए हम आपको पैसा भी देंगे। और इस हिसाब से ये आगे बढ़ा है। फिर संभाजी जो इनके पुत्र थे, इनको मनसब मिला है एंड सो ऑन, जागीरदारी का राइट मिला है और आगे बढ़े। तो चौथ का भी बात हुआ, शिवाजी को चौथ मिला। सूरत से चौथ मतलब टैक्स होता है, सरदशमुखी एंड चौथ, ये तुम्हारा 2 अलग टैक्स होता है। इसका फुल डिटेल बताएंगे जब तुम लोग को बताएंगे वर्ल्ड हिस्ट्री में, मतलब ऑप्शनल में जब बताएंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री ने ऑप्शनल पेपर में मेडावल से ही शुरू हो गया था चौथ सरदशमुखी, और मॉडर्न में भी इसका इम्प्लीमेंट है, बताएंगे। शिवाजी ने खुद कोरोनेशन किया था। उसके बाद पंडित विश्वेश्वरवा आया था, ये फिर दूसरा तांत्रिक ने बोला था कि ये सेरेमनी बेकार है, इसलिए आप अलग तरीके से करवाइए एंड सो ऑन हुआ था। इनको अलग अलग टाइटल मिला है, उसमें एक छत्रपति का टाइटल मिला है। शिवाजी अपना 2/5 तुम्हारा कलेक्ट करते थे एज अ लैंड रेवेन्यू, और आगे बढ़ा है। किंगडम जो शिवाजी का था उसको स्वराज्य बोलते थे, और किंगडम डिवाइडेड था प्रोविंसेस में, फिर परगनाज फिर ताराब्स में था, और सबसे स्मॉलेस्ट जो विलेज था, और स्मॉलेस्ट यूनिट था वो विलेज था। चौथ एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम रहा है मराठा स्टेट के लिए, जब शिवाजी उसके प्रमुख थे। उसके काफ़ी खान को शिवाजी का कैवलरी के लिए भार सौंपा गया। उसका कोलाबा तुम्हारा हेडक्वार्टर था नेवल फ्लीट मराठा किंगडम के लिए एंड सो ऑन। उसका फिर कर्नाटक को किस तरह इन्वेट किया गया, और लास्ट में शिवाजी डाई कर गए डिसेंट्री की वजह से 1680। उसका उनके पुत्र आए हैं संभाजी, तो वो लगभग 40 साल के लास्ट तक चले थे। ऊपर जाके देख लो 1627 से लेकर 80 है, तो कह सकते हो 43 ईयर्स, यानी कि 40 साल के आसपास तक इनका कार्यकाल रहा है। संभाजी आए तो 9 साल तक रहे हैं। उतना एफिशिएंट नहीं थे, जानते हो, है ना, उतना एफिशिएंट नहीं था। अकबर जो था, औरंगजेब का जो बेटा था, वो रेबेलियस था। औरंगजेब के अगेंस्ट बगावत किया था, तो उसको शरण दिया था इन्होंने, ठीक है। बीजापुर और गोलकोंडा को जब औरंगजेब ने एनेक्स कर लिया तो बारी था मराठा को क्रश करने का, ठीक है। संभाजी भाग गया वहाँ से, संगमेश्वर भाग गया था अपने दोस्त के साथ, ठीक है। मुगल कमांडर जो इतियाद खान था वो रायगढ़ को कैप्चर किया, जो कि बहुत बड़ा गढ़ था तुम्हारा मराठा का, ठीक है। और जो उसके नवजात जो साहू थे, उसको वही साहू यही बाद में जाकर बनता है, और वाइफ्स को धर दिया पकड़ के। उसके बाद संभाजी को मारा गया, ठीक है, 1689 में औरंगजेब के द्वारा। राजा राम था, ये तुम्हारा सन ऑफ शिवाजी है, दूसरे सन थे, ठीक है, क्योंकि जद्दोजहद तो होगा ही, पहला दूसरा सन बना था, ये दूसरा सन है। और ये एक्चुअली भाग गया था उस समय, बताए थे तुम लोग को। फिर ये इसके 2 वॉरियर्स थे तुम्हारा, शांति जी घोरपड़े एंड जादव करके जो 2 वॉरियर्स थे, ये अपना रहे, ये भी 9 साल तक रहे कार्यकाल में। राजा राम एक नया ऑफिस भी बनाए थे, प्रतिनिधि कहते हैं उसको। 1698 में ये सतारा में गए, आ जानते यही सतारा बाद में जाके दलौजी के टाइम में कैप्चर हो गया था थाने में, वो मर गए। फिर शिवाजी 2 आए, जैसे ही तुम्हारा डेथ हुआ राजा राम का, उसका विडो ताराबाई को रखा गया राजगद्दी पे, और उसका जो ताराबाई रहेगी मेन चलाने वाला, बच्चा को शिवाजी 2 को थ्रोन पर रखा गया था, कल बताए थे, ठीक है। और औरंगजेब का लास्ट मिलिट्री हुआ था, कैंपेन हुआ था, वगिंगेरा
इसको, ये मराठा का ही किंगडम था, इसको एक्सप्लॉइट किया था क्योंकि 1707 में औरंगजेब मर जाता है। उसका साहू है, क्योंकि साहू वही है जो ऊपर में जो मरा था, संभाजी मरा था, तो उसमें रायगढ़ में जब अटैक किया था तो साहू और वाइफ को, बहुत सारे वाइफ को अंदर कर दिया था। तो अब छोड़ेगा क्योंकि मराठा को क्रश करना है, कन्फ्लिक्ट करना है। तो समझो साहू को जो कैप्चर किया था 1690 में, ठीक है, वो मुग़ल प्रिजन में 17 साल तक रहा था। उसके बाद बहादुर शाह ने हाँ जुल्फ़िकार खान के सजेशन पे उसको छोड़ दिया ताकि अंदर वहाँ पे मराठा क्रश हो सके अपने आप में। साहू वार किया, फाइट किया ताराबाई अपना शिवाजी 2 के लिए, ठीक है, बैटल ऑफ खेत में, जहाँ पे साउदर्न पार्ट भले वो हार गया हो, साउदर्न पार्ट ऑफ मराठा अभी भी शिवाजी 2 के कंट्रोल में था। और उसके बाद ये संभाजी उसको कंट्रोल आगे ले गए, उसी का वंशज है, शिवाजी 2 के वंशज है तुम्हारा संभाजी। उसके बाद तुम्हारा साहू ने एक पोस्ट बनाया था जिसको बोलते हैं संगठन वाला, जो संकर्ता बोलते हैं, ऑर्गेनाइजर ऑफ फोर्सेस। 1731 में ट्रीटी ऑफ वर्ना हुआ जो कि साहू और संभाजी के बीच में हुआ, क्योंकि संभाजी कैरी फॉरवर्ड किए थे उसको आगे ले जाके। संभाजी को कोल्हापुर के पोस्ट पे थ्रोन पर रखा गया, मगर फिर भी आपको सुप्रीमेसी ऑफ साहू का मानना ही होगा। और इसी टाइम में बिल्कुल साहू के रेन के टाइम में ही देख सकते हो ऊपर पीरियड 1707 से लेकर 1739, इनका लंबा रहा ये भी अच्छा खासा रहा ये भी। उस समय ये क्लियर हो गया, यानी कि 30 साल कह सकते हो, 30 साल ये क्लियर हो गया था कि अब किंग वाला चीज़ पावर घटेगा और पेशवाशिप बढ़ेगा। इसलिए हम लोग थोड़ी देर में देख भी लेते हैं चीज़। तो देखो इनके रेन के टाइम में ही तुम्हारा क्या हुआ पेशवाशिप ग्रेटली इमर्ज होने लगा, रियल रूलर बनने लगा मराठा किंगडम का। उसके बाद राम राजा हुआ, संगला एग्रीमेंट किया था बालाजी बाजीराव से 1750 में, और ये एग्रीमेंट क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशनल रेवोल्यूशन मराठा किंगडम में लाया। और ये इस एग्रीमेंट के हिसाब से मराठा किंग जितने भी पावर थे सब पावर पेशवा को देना पड़ा, और बस वो नॉमिनल हेड बन के रह गया। उसके बाद साहू 2 आए, प्रताप सिंह आए, साहू 3 आए। साहू 3 के टाइम में क्या हुआ कि इनके जो बिना वही किसी को 17 को तुम्हारा क्या बोलते डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट के हिसाब से डलहौजी ने ले लिया था, ठीक है। तो अब नया चीज़ पढ़ेंगे, सही बात है, तो इसको समझते हैं। अब देखो क्यों, क्योंकि इसलिए नहीं दिया गया है, कल हम लोगों ने डिसाइड कर ही लिया क्योंकि पेशवा स्ट्रांग होने लगा, तो किंग के बारे में पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो पेशवा वाला कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, स्टार्टिंग तो बहुत पहले से ही है, स्ट्रांग बाद में जाकर बना है साहू के टाइम में। तो इस चीज़ को समझते हैं आराम से। देखो पेशवा बालाजी विश्वनाथ, ठीक है, बहुत फेमस है, तुम लोग देखते हो, रणवीर सिंह का एक मूवी भी बना था बाजीराव मस्तानी, बिल्कुल पेशवा पे ही है वो। हाँ बाजीराव मस्तानी, बाजीराव जो है यही लोग का वंशज है, आएगा थोड़ी देर में। देखो बाजीराव 1 है ना, इसके बाद देखो नीचे जाओ, उनके बारे में वो यही 20 साल तो किए थे, इनके बारे में ही डिपिक्शन है मूवी में, ठीक है। ये मूवी में देखो जो पद्मावत का जो कहानी जानते हो, मेडिवल इंडिया में तुमको डिटेल में बताएंगे क्या हुआ था, झरोका वाला जो चीज़ था, सब चीज़ बताएंगे डिटेल्स में, ठीक है, सब हिस्ट्री का ही चीज़ है वो। एनीवे देखो क्या है कि बालाजी विश्वनाथ का क्या है स्थिति, ये 1713 में आया और ये 7 साल तक रहा। देखो द प्रोसेस ऑफ द राइज ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ पेशवा बिगेन ड्यूरिंग हिज टेन्योर, यानी कि पेशवाशिप का दिखने लगा कि हाँ भाई ये बाद में जाकर राइज कर सकता है। तो ये 1713 में दिख गया, साहू के टाइम में तो दिखा ही दिखा, इसके टाइम में भी दिख गया था ये। तो जब बालाजी विश्वनाथ पेशवा बने थे तो इंटरफेरेंस इनका बहुत ज़्यादा हो गया था तुम्हारा एम्पायर में, मराठास किंगडम में। तो वहाँ से दिख गया कि आने वाले समय में पेशवा बहुत परमानेंट होने वाला है। नंबर 1 पॉइंट, पेशवा बालाजी विश्वनाथ साइन अ डील, ठीक है, दिल्ली के लिए विथ हुसैन अली, ट्रूज ऑफ दिल्ली, दिल्ली में शांति बनाने के लिए, ट्रूज मतलब होता है शांति, विथ हुसैन अली के साथ हुआ था। इस डील के हिसाब से क्या है, साहू वाज टू गेट इन फुल पोजीशन ऑफ ऑल द, देखो साहू के साथ मर्ज किया कि नहीं किया, देखो बोल तो दिए थे साहू के टाइम में हुआ था। तो देखो साहू के टाइम में ये तो दिखने शुरू हो गया तुम लोग को। कई लोग बोले कि साहू इतना लंबा रूल किया है, इसका मतलब साहू बहुत बड़ा होगा, तो नहीं, क्योंकि साहू के टाइम में ये पेशवा वाला जो तुम्हारा विश्वनाथम, ये जो है बालाजी विश्वनाथ, ये इसका राइज हो रहा है, समझ रहे ना, इसका राइज हो रहा है, इसलिए क्रेडिट उसको वो नहीं लेगा, क्रेडिट ये लेगा। देखो कैसे क्या क्या डील हुआ है तुम्हारा हुसैन अली के साथ जो दिल्ली का डील था। देखो साहू वाज टू गेट इन फुल पोजीशन ऑल द टेरिटरी इन एज शिवाजी स्वराज्य, साहू को जितने भी पोजीशन है सब मिल जाएंगे, जो शिवाजी का स्वराज्य यानी कि प्रोविंस है, किंगडम है, और सभी साहू के अंदर आ जाएंगे। नंबर 1 साहू के अंदर आना मतलब समझ रहे हो ना, किंगडम के अंदर आना। और यहाँ पे पेशवा, यहाँ पे तुम्हारा ये पेशवा बालाजी विश्वनाथ टीटी साइन कर रहा है, जो टीटी साइन करता है इसका मतलब वो प्रोमिनेंट फिगर है, समझो बात को।
दूसरा क्या है कि दोज टेरिटोरी ऑफ खानदेश, बेरर, कोंडवाना, हैदराबाद एंड कर्नाटका विच वर रिसेंटली कन्क्वर्ड बाय द मराठा वर ऑल्सो टू सीडेड टू साहू एज पार्ट ऑफ मराठा किंगडम। ठीक है, तो ये भी तुम्हारा क्या हुआ, ऑल्सो टू बी सीडेड। सीडेड मतलब क्या होता है, छोड़ना। जो रिसेंटली जो कन्क्वर किया था, यू हैव टू सीडेड अबे, सीडेड टू, आपको छोड़ना पड़ेगा वो सभी चीज़, समझे। मराठास वेर अलाउड टू कलेक्ट चौथ एंड सरदस्मुखी फ्रॉम ऑल द मुगल प्रोविंसेस ऑफ डेक्कन। क्यों? क्योंकि जानते हो नेक्सस इसका हैवी है, हुसैन अली के साथ होगा तो भाई हुसैन अली तो उधर का है, मुगल एम्पायर का है वो, तो समझौता यही होगा कि जितने भी डेक्कन प्रोविंस में जहाँ मराठा है और जहाँ पे मुगल है और मराठा का भी इन्फ्लुएंस है, वहाँ चौथ और सरदस्मुखी का जो कलेक्शन का जो होगा राइट, वो मराठास करेगा। इन रिटर्न ऑफ दिस प्रिविलेजेस द मराठास वे टू प्लेस अ मिलिट्री कंटिंजमेंट। और इसके जगह पे क्या होगा, रिटर्न में क्या होगा कि मराठास वे टू प्लेस अ मिलिट्री, आपको 15,000 सोल्जर रखने होंगे मुगल एम्पायर में, क्योंकि मुगल एम्पायर वीक पड़ रहा है, समझ रहे हो ना, उधर औरंगजेब मर गया है। तो ठीक है, हम आपको सरदस्मुखी देते हैं, आपको चौथ भी कलेक्ट करने के लिए देते हैं, मगर मुगल एम्पायर में आपको 15,000 सैनिक देना होगा, क्योंकि मराठा नाम ही है जी सैनिक के लिए, वही पिंडारी सब, समझो ना, यही पिंडारी सब एक्टिव है, वही बाद में जाके ये सब बना है ना अंग्रेज के टाइम में, समझो। साहू वुड नॉट हार्म संभाजी ऑफ कोल्हापुर इन एनी वे। जो संभाजी है, देखो वही संभाजी, क्योंकि संभाजी ने तो सुप्रीमेसी एक्सेप्ट कर ही लिया था साहू का कि आप हेड है, आप ही मराठा किंगडम के मेन आदमी हैं, वही बोला कि हार्म नहीं करेगा संभाजी जो कोल्हापुर किसी भी तरीके से। तो ये टीटी साइन हुआ था एक्चुअली, समझा, ये टीटी के हिसाब से, हुसैन अली के टीटी के हिसाब से हुआ था, ये टीटी में साइन किया, इसलिए वो संभाजी को कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि संभाजी को संरक्षण मिल जाएगा उधर मुगल की तरफ से। और ये दिल्ली के टीटी में तुम लोग को नजर आने लगा है, ये दिख रहा है। साहू वॉज ऑल्सो टू पे एन एनुअल ट्रिब्यूट ऑफ 10 लाख रुपीज़ टू द एम्पायर। हाँ, आपको पैसा देना होगा, बिल्कुल आपको इतना गिफ्ट देना होगा, 10 लाख रुपया देना होगा एम्पायर को प्रत्येक साल। द मदर एंड द अदर रिलेटिव्स ऑफ साहू वे टू बी रिलीज फ्रॉम मुगल कैप्टिविटी। जब मुगल कैप्टिविटी में साहू के वाइफ्स को, याद है ना, उसके वाइफ्स को ले लिया था, तो सभी को छोड़वाना पड़ेगा वहाँ से, जितने भी रिलेटिव्स हैं, क्योंकि जानते हो कि मराठा लोग का ये लोग कैद करके रख लेता था पॉलिटिक्स खेलने के लिए। तो अब साइन हो रहा है, तो यू हैव टू रिलीज एवरी रिलेटिव्स ऑफ योर साहू। सर रिचार्ड टेम्पल कॉल्ड दिस डील एज अ मैग्ना कार्टा ऑफ द मराठन डोमिनियंस। तो बोला कि मराठा का वर्चस्व कायम करने के लिए मराठा के लिए बहुत फायदेमंद चीज़ था ये दिल्ली वाला डील। अग्रीमेंट मेड बाय हुसैन अली विथ मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ वॉज रेक्टिफाइड बाय रफी उद्दौराजा इन 1719। रेटिफाइड करना मतलब क्या, हामी भर देना कि ठीक है हम भी तैयार हैं। रफी उद्दौराज क्या, क्योंकि मुगल एम्पायर का वो था, कम समय के लिए आया था, याद है, मात्र 6 महीना के लिए आया था ये। क्यों? क्योंकि मुगल एम्पायर का शासक यही है अभी। ही हेल्प द साइद ब्रदर्स इन ओवरथ्रोइंग फारुखसियार। बिल्कुल यही तुम्हारा विश्वनाथ है, यही हेल्प किया था साइद ब्रदर्स को। जानते हो साइद ब्रदर कितना बड़ा प्लॉटिंग करता था, तो ये हेल्प किया है फारुखसियार के अगेंस्ट बगावत करने में। और ये सरंजामी सिस्टम लाया था, कोई सिस्टम है, बाद में कभी बात होगा, यदि चर्चा होगा तो, ठीक है। तो अब देखो समझ में आया तुम लोग को कि बालाजी विश्वनाथ के टाइम में इतना कुछ हुआ था, जिसकी वजह से ये लंबा समय तक, इसके जो साहू रूलर है, लंबा समय तक लगभग 33 साल तक, या फिर मैं ऐसे लूजली बोल दूँ 30 साल तक राज किया है। और उसमें पेशवा सिर्फ देखना शुरू हो गया था, यानी कि बालाजी विश्वनाथ का पावर देखना शुरू हो गया था। और इसने फारुखसियार के अगेंस्ट बगावत भी किया है, कैसे फारुखसियार मुगल एम्पायर को ख़त्म किया जाए, उसके लिए साइद ब्रदर को भी हेल्प दिया है। संभाजी को कुछ नहीं होगा, मुगल एम्पायर से बात भी किया है। साथ साथ जितने भी तुम्हारे साहू के रिलेटिव्स थे, उसकी मदर थी, सबको कैप्टिविटी से निकाला जाएगा। डेक्कन में जो भी तुम्हारे प्रोविंस है जो मुगल एम्पायर के अंदर है, चौथ और सरदस्मुखी कलेक्ट करने का इसी का पावर है। और उसके लिए उसके रिप्लेसमेंट में इसको इतने इतने सोल्जर्स देने पड़ेंगे मुगल एम्पायर में। ये सभी चीज़ का डील था। अब देखो बाजीराव 1, इसी के बारे में मूवी है, ठीक है। ये 1720 से लेकर 4, यानी कि ये भी 20 साल एक्टिव रहे हैं। बाजीराव एल्डेस्ट सन है बालाजी विश्वनाथ का। आफ्टर डेथ ऑफ हिज फादर ही वॉज अपॉइंटेड एज पेशवा बाय मराठा किंग साहू। जब वो मर गए, इनके जो पिताजी मर गए, हाँ विश्वनाथ जब मर गए, बालाजी विश्वनाथ मर गए, तो इनको अपॉइंट किया गया साहू। साहू अभी भी रूल कर रहा था वहाँ पे, ठीक है। देखो 49 बिल्कुल 39 तक था वो। इट इज सेड दैट अबाउट हिम दैट ही हैड बोथ द हेड टू प्लान, देखो, एंड हैंड टू एग्जीक्यूट। बोला कि इसके पास दिमाग था
प्लान को बनाने में, इसके पास हाथ था मारने में। यानी कि दिमाग से भी बहुत तेज था और हाथ से भी बहुत तेज था। यानी कि प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल दोनों ही स्ट्रांग था, कहने का मतलब है। क्योंकि एक वॉरियर क्या है, वॉरियर को तो मारना ही है। क्षत्रिय का काम क्या है, मारना, सुरक्षा प्रदान करना। दिमाग में, इसलिए इसका नाम बड़ा है, समझे। He was the greatest exponent of guerrilla tactics after शिवाजी। शिवाजी के बाद किसी ने गोरिल्ला टैक्टिक्स को ठीक से निभाया है तो यही है। और गोरिल्ला टैक्टिक्स के बारे में मैंने पहले भी बहुत सारा चीज़ बताया है तुम लोग को। ये है कि अचानक आक्रमण कर दो जाके, क्योंकि तुम्हारे पास उतना वेपन्स नहीं, अचानक आक्रमण कर दोगे तो कुछ नहीं कर पाएगा ये लोग। अचानक गए, मार दिए, निकल गए। तो शिवाजी के बाद शिवाजी नंबर 1 आते हैं गोरिल्ला वॉरफेयर में। शिवाजी के बाद कोई सबसे तेज रहा है गोरिल्ला वॉरफेयर करने में तो ये बालाजी, या सॉरी बाजीराव 1, या बाजीराव सिंपल राव भी बोल सकते हो। 1 2 इसके बाद में आता है। 1 मतलब अंडरस्टूड है कि वही आदमी है। देखो और भी बहुत सारे मराठा लीडर्स थे, जैसे तुम्हारा प्रतिनिधि इन घरहत, सचिवा इन भोर, सेनापति इन टेलगांव, ऑल्सो फॉलोड बाजी राव एंड एस्टैब्लिश देयर पावर सेंटर। इन्होंने भी फॉलो किया बाजीराव कि हाँ ठीक है, लीडर कैसा हो तो बाजीराव जैसा हो, और अपना अपना पावर सेंटर इन्होंने भी अपने अपने जगह पे कायम कर दिया। इनको फॉलो करता था, जैसे शिवाजी को भी बहुत फॉलो करता था उस समय। आगे देखो यार, ये ठीक से लिया नहीं है फिगर ना। अच्छा थैंक गॉड, नीचे ले लिया है, देखो। थैंक गॉड, अच्छा किया। बाजीराव बिल्ट अ फोर्ट एट पूना एंड मेड पूना एज ए सेंटर। अपना हेडक्वार्टर बना दिया वहाँ पे, क्योंकि पूना गढ़ है, शिवाजी के टाइम में भी गढ़ था, याद करो, ठीक है। बाजीराव प्रीच्ड एंड पॉपुलराइज्ड द आइडिया ऑफ हिंदू पैड बादशाही और हिंदू एम्पायर टू सिक्योर द सपोर्ट ऑफ द हिंदू चीफ अगेंस्ट द कॉमन एनिमी दैट इज अ मुगल एम्पायर। देखो वही हिंदू मुस्लिम का जो बात है, तो बाजीराव ने प्रीच किया, पॉपुलराइज किया कि हिंदू एम्पायर होना चाहिए, समझे, हिंदू का सल्तनत होना चाहिए। और इसके लिए हिंदू जो चीफ थे हमको हेल्प करिए, जो हिंदू में जो प्रोमिनेंट लीडर सब थे उस समय, अगल बगल जो भी किंगडम्स हुआ था उस समय। मुगल एम्पायर कॉमन एनिमी है, उसको ख़त्म करना है, मुस्लिम है, हम लोग हिंदू है, ऐसे करके बात प्लॉटिंग हो रहा है। He said about the Mughal Empire that let us strike at the trunk of a withering tree, the branches will fall off themselves। बोला कि जो withering tree है, यानी कि जो खुद ट्री हिला हुआ ट्री है, यानी कि जो ट्री बेकार हो चुका है, क्योंकि मुगल एम्पायर अब ख़त्म हो रहा है, जानते हो। चलो उसको ट्रंक को तोड़ देते हैं, ख़त्म ही कर देते हैं, और अपने आप फड़फड़ा के ख़त्म हो जाएगा, ब्रांचेस अपने टूट टाट गिर जाएगा, यानी कि हमला कर दो। हाँ बिल्कुल, टॉप कंटेंडर था, जानते हो। He established Maratha supremacy in the Deccan and formulated the policy of conquest of the north। देखो क्या किया, मराठा सुप्रीमेसी डेक्कन में देखो मुगल एम्पायर था, मराठा का हो गया, यानी क्योंकि उधर से आसान है, महाराष्ट्र से उधर नीचे जाना, एरिया ही वैसा है। तो क्या किया कि इसने बोला कि हाँ मराठा सुप्रीमेसी होगा डेक्कन में, और कोशिश किया कि नॉर्थ की तरफ भी मूव करके नॉर्थ को भी कब्जा लेंगे, मुगल एम्पायर का भी साम्राज्य कब्जा कर रख लेंगे। He proposed to Shahu the policy of northward expansion by saying that Maratha flag shall fly from Krishna to Atak। बोलते हैं ना अभी कन्या टू बोलते कश्मीर टू कन्याकुमारी, वही बोला कि हमारा जो परचम लहराएगा, फ्लैग लहराएगा, ठीक है, कृष्णा से लेकर अटक तक, अटक मतलब कलकत्ता तक, ठीक है। कृष्णा मतलब तुम्हारे नीचे है, और उधर नॉर्थ में अटक उस साइड में नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है, कृष्णा साउथ को रिप्रेजेंट करता है, कृष्णा रिवर, यहाँ तक हमारा साम्राज्य होना चाहिए, समझे बात को। He also said that now is our time to drive the strangers from the country of the Hindus and acquire immortal renown। बोला अब समय आ चुका है, जो भी देश के गद्दार है गोली मारो, जो भाषण सुना था ना दिल्ली वाला जो दंगा हुआ था, तो समझो इसी तरह का नारा दिया गया कि जितने भी स्ट्रेंजर्स जो इस कंट्री का है ही नहीं, सबको भगा दो, सबको ड्राइव कर देंगे, और हिंदू राज्य होगा, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मराठा है अभी भी शिवसेना का, देखते नहीं हो, जो विचारधारा है पूरा हिंदूवादी है। तो समझो हिंदूवादी कैसे हुआ है, समझ लो, इसका जेनेसिस यहीं सबसे आता है। साहू बस, अब देखो साहू को ये देता था, साहू बहुत इम्प्रेस था इससे, जो तुम्हारा बाजीराव वान है या बाजीराव कह सकते हो, बहुत इम्प्रेस था इससे। साहू वॉज मच इम्प्रेस बाय द विजडम ऑफ द यंग पेशवा। नया खून है, गजब का दिमाग है, गजब का हाथ है। That he brushed aside all the conservative council। जितने भी दूसरे जो मेंबर सब थे, जो रूढ़िवादी वाले सोच थे, अलग थे, कंजर्वेटिव मतलब पुराने वाले सोच वाले थे, वो सबको इसने एक तरफा कर दिया, अलग कर दिया, और साहू से
गजब का अटैचमेंट होने लगा इसका। एंड से डैट यू सेल प्लांट इट बियॉन्ड द हिमालयस, यू आर इंडीड अ नोबल सन ऑफ वर्दी फादर। बोला गजब, तुम अपने पापा की तरह हो, अपने फादर की तरह हो, तुम्हारे फादर भी ब्रेव थे, तुम भी गजब ब्रेव हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, हिमालय तक परचम लहरा सकता है। इतना साउ खुश था इससे, तभी तो बाबू मूवी बनता है ना किसी राजा पे। हाँ मस्तानी बिल्कुल इन्हीं के बारे में था, और उसमें थोड़ा लव वाला एंगल दिखा दिया, क्योंकि मसाला चाहिए तुम लोग को, मूवी मसाला चाहिए, मूवी फ्लैट दिखा देगा तो हो जाएगा। फिर यहाँ तक तुम्हारा मूवी जो मोहनजोदारो का बना था उसमें ज़्यादा मसाला डाल दिया, फ्लॉप कर गया वो, क्योंकि लोगों को बचपन में ये लोग पढ़ाया है, 6 से पढ़ते हुए आया है कि मोहनजोदारो हड़प्पा, मोहनजोदारो हड़प्पा, भले ही लोथल का पता ना हो, भले ही रखागिरी का पता ना हो, है ना, ये मोहनजोदारो का पता था। और जब देखा जाके देखा तो वहाँ से प्रेम कहानी चल रहा है तो लोगों को ही पसंद नहीं आया। तो मगर इसलिए बोलते हैं कि बहुत मुश्किल है जनता का प्रिडिक्ट करना भी, कि जनता किस तरह चीज़ पसंद करता है। बहुत इनोवेटिव तुम बना दिए, चलता भी नहीं है। अब मारधार वाला कर दिया, जैसे चेन्नई एक्सप्रेस मूवी बना था, उसमें कुछ नहीं था मूवी, वो मूवी हमको लगा कैसे, क्योंकि नीचे का सेंटिमेंट्स को उठाया है साउथ का, चेन्नई का, देखो तो वही तो बोलते हैं ना। तो समझ गए, तो बहुत प्रेस किया गया इनको, बाजीराव को, उसके साहब के द्वारा। इन्होंने क्या किया देखो, बाजीराव ने, इन्होंने निजाम उल मुल्क को पालखेत में हरा दिया था 1728 में, और वहाँ पे ट्रीटी ऑफ मुंगी, हाँ क्या है, मुंगी सिवगांव जगह का नाम है, ठीक है, वो ट्रीटी साइन हुआ था। अब देखो ओएन मोहम्मद खान बंगेश जो मुगल एम्पायर थे इलाहाबाद के, जो गवर्नर थे इलाहाबाद को, जो पुट बुंदेलका किंग छत्रसाल अ ग्रेट एक्सट्रीमिटी छत्रसाल रिक्वेस्टेड पेशवा जी। अब देखो जब बुंदेल किंग को डाला गया, बुंदेला किंग जो तुम्हारा छत्रसाल था उसको प्रिजन में डाला गया, तो ये पेशवा से हेल्प मांगा, ये बाजीराव से, हमको हेल्प कर दीजिए, मुगल एम्पायर हमको ये कर दिया, इलाहाबाद वाला मुगल एम्पायर। तो क्या किया देखो, ये क्या करते हैं, अक्टूबर 1728 में मराठा आर्मी रीच्ड बुंदेलखंड एंड आउटसाइड मुगल फ्रॉम देयर। तो वहाँ पहुँचा एंड छत्रसाल हेल्ड अ दरबार इन द ऑनर ऑफ द पेशवा के लिए, क्योंकि पेशवा बड़ा नाम था, पेशवा के लिए दरबार किया गया था, और ये भी आ भी रहा अटैक करने के लिए। एंड असाइन कालपी शुगर एंड हेतु मराठास, और बहुत सारा जगह तुम्हारा मराठास को देना पड़ा, क्योंकि कहने का मतलब यही है कि मराठा का डोमिनेंस साफ साफ पता चलने लगा, पूरा पकड़ रहा है, समझे। तो ये चीज़ स्वागत में भी इतना बड़ा किया जा रहा है, और उस स्वागत में बैठ के वहाँ पे वो किया जा रहा है, जगह सब बहुत दिया जा रहा है मराठास को। व्हाट डज इट मीन, कि मराठास का जो डोमिनेंस है वो बढ़ते चला जा रहा है बाजीराव वन के टाइम में। इन मार्च 1730 द मुगल एम्पायर ऑफ गुजरात सर बुलंद खान कंक्लूडेड ट्रीटी विथ सिमनाजी द यंगर ब्रदर, जो यंगर ब्रदर थे बाजीराव के, उसके साथ ट्रीटी साइन हुआ। मुगल जो गवर्नर थे, अब मुगल क्या है, ये तुम्हारा सेंटर थी, गवर्नर अपना अपॉइंट करके रखा है ना प्रोविंस सब में जी, तो ये तुम्हारा गुजरात के बारे में बोल रहा है। इस ट्रीटी में क्या है, इस ट्रीटी में बोला कि मराठास क्लेम्स ऑफ चाउथ, गुजरात में अभी भी अधिकार तुम्हारा चाउथ और सरदेशमुखी का, ये मराठास का ही रहेगा। एक क्लेम जो पहले भी चल रहा था, और इसको हरी झंडी दे दिया गया वहाँ पे। अब सिंपल सी बात है, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी तुम देखते हो कैसे उसको मिदनापुर, गोविंदपुर, ये सब का जगह मिला था उसको वो करने के लिए, चाउथ को, यानी कि टैक्स कलेक्ट करने के लिए, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए। तो इससे डोमिनेंस पता चलता है, समझे ना, और डोमिनेंस देखो बरकरार करके रखा है इन्होंने। तो मराठास होल्ड्स अंडर उदयजी पेशवा पावर एंड क्या है, मालहार राव होलकर अपरूटेड द मुगल अथॉरिटी फ्रॉम मालवा, उखाड़ फेंक दिया, मालवा से उखाड़ फेंक दिया इन लोग मराठास। तो तुम्हारे जो ये जो सिपाही जो थे, सेनापति जो थे, उदयजी पावर और तुम्हारा मालहार राव होलकर, ठीक है, मुगल अथॉरिटी को फेंक दिया मालवा से उठा के। इन 1735 होल ऑफ मराठा फेल अंडर द कंट्रोल ऑफ मराठा, कैन यू बिलीव इट। मराठा पूरा जितना मालवा रीजन था, मालवा रीजन हमेशा बताते तुम्हारा जो सटा हुआ एरिया है गुजरात, ये वाला एरिया देख सकते हो, मालवा वहाँ कभी भी होगा, सभी एरिया मराठा ने कब्जा लिया, यहाँ से मुगल को भगा दिया। इन 1731 ही फोर्स संभाजी टू, जो संभाजी जो साहू के टाइम में जो चल रहे थे, कोल्हापुर टू साइन ट्रीटी कर रही है, ट्रीटी ऑफ वर्ना। और इस ट्रीटी के हिसाब से आपको साहू, देखो साहू का जो सुप्रीमेसी किया था, तो साहू का सुप्रीमेसी भी अटेंड करने में कहीं ना कहीं बाजीराव का बहुत बड़ा हाथ था, कि साहू ही है हेड। मगर अब ये बढ़ रहा है, बाद में क्या करेगा, तो हम ही जब बाद में जो सक्सेसर आएगा हो जाएगा, तो हम ही सब कुछ कर रहे हैं। ये सब तो बहुत लॉयल है ना, क्योंकि इसके पिताजी भी बड़ा लॉयल रहे थे विश्वनाथ, इनके साहू के उसमें। एक बेटा भी उतना ही, उससे भी खतरनाक निकला,
तो ये पूरा काम कर रहा है, वफादार है, ये सब बहुत वफादार है। मैं बाद में जाके देखता है कि अरे सब काम हम ही करते, तो हम ही क्यों ना पेशवा हो, किंग खत्म करो, पेशवा ही सबसे ऊपर रहेगा। तो यही चीज़ होगा देखो बाद में। तो ऑन 29 मार्च 1737 बाजीराव डैश्ड इनटू दिल्ली सडनली टू एक्सपोज द हॉलीनेस ऑफ मुगल एम्पायर। तो बाजीराव तुरंत आए दिल्ली में दिखाने के लिए, देखो मुगल एम्पायर खत्म हो चुका है बाबू, ठीक है ना, बस दिखाने के लिए कि मराठा का डोमिनेंस है, तुमको प्रदर्शन करना पड़ता है ना, इसलिए वो दिल्ली आए थे उसी टेंशन से कि हॉलोनेस है, मुगल एम्पायर पूरा वैक्यूम है उसके अंदर, अब वो सेंट्रल अथॉरिटी लायक रहा नहीं है एक डिक्लेयर करने के लिए। तो दिल्ली में 3 दिन के लिए रहे थे। बाजीराव ने डिफीट किया निजाम उल मुल्क को, ठीक है, बैटल ऑफ भोपाल में 1737 में, ठीक है। व्हेन द निजाम ट्राई टू सबड्यू मराठा, जब निजाम ने कोशिश किया कि मराठा को खत्म किया जाए, वो किया जाए, सबड्यू कम छोटा कर दिया जाए, यानी ख़त्म किया जाए उसको, तो निजाम मुल्क वॉज फोर्स टू साइन। कहाँ कर पाएगा, तो बहुत आगे निकल चुका था मराठा से लोग, तो वहाँ पे ज़बरदस्ती जो मुग़ल एम्पायर थे उस समय के निजाम उल मुल्क, ठीक है, उसको ज़बरदस्ती एक कन्वेंशन साइन करना पड़ा दोरहा सराय, ठीक है, 1738 में। और इस कन्वेंशन के हिसाब से क्या था, जाहिर सी बात है पेशवाई स्ट्रॉन्ग हुआ, देखते रहो। निजाम प्रॉमिस टू प्रोक्योर टू द पेशवा द होल ऑफ मालवा एंड टेरिटरी बिटवीन नर्मदा एंड चंबल रिवर। जो नर्मदा और चंबल रिवर के बीच में जो एरियाज से वो मराठा ही ले लेगा, और ठीक है मालवा तो आपका ही है, मान लिए, मानना भी बड़ी बात है ना, पहले तो ज़बरदस्ती कब्जा करके रखे थे, अब मान लिए, स्वीकृति मिल गया आपको। निजाम वॉज ऑल्सो टू ऑब्टेन द कन्फर्मेशन ऑफ दिस टेरिटरी फ्रॉम एम्पायर। निजाम क्या है, निजाम जो तुम्हारा ये था, वॉज ऑल्सो टू ऑब्टेन द कन्फर्मेशन ऑफ दिस टेरिटरी फ्रॉम एम्पायर। और निजाम जो होंगे, निजाम मतलब समझते हो, निजाम जो ये वाला जो अभी ऊपर वाला जो बोल रहा है, वॉज ऑल्सो टू ऑब्टेन द कन्फर्मेशन ऑफ दिस टेरिटरीज फ्रॉम द एम्पायर। एम्पायर से कन्फर्म कर रहा है कि यस हमारा ही है, यानी कि कहने का मतलब ये इंडिकेशन है कि मुगल क्या हो रहा है, मुगल अथॉरिटी डिक्लाइन कर रहा है पूरी तरीके से। निजाम वॉज ऑल्सो टू पे अ वार, 50 लाख रुपए देना पड़ेगा मराठा, क्योंकि हार गया है ये, मराठा को तो जीत नहीं पाओगे, मराठा बहुत स्ट्रॉन्ग निकल गया है। ही कैप्चर द पोर्ट ऑफ बसीम फ्रॉम द पोर्टुगीज। देखो यही बाजीराव क्या किया, तुम्हारा पूरी तरीके से पोर्टुगीज जो उड़ रहा था हवा में, 1739 में बसीम को कैप्चर कर लिया और कंट्रोल लगा दिया अपना बाजीराव। यानी कि इतने कुछ हुए हैं, इसलिए ये भी थोड़ा इम्पीरियस्ट एटीट्यूड वाले थे और वफादार थे। अब देखो बालाजी डिफरेंट है, ठीक है, तो देखो इसको नाना साहेब भी बोलते हैं, ठीक है, बालाजी 2 भी बोला जाता है, या बालाजी बाजीराव भी बोला जाता है, ये एल्डेस्ट सन है बाजीराव वन के, ठीक है। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर ही वॉज अपॉइंटेड बाय पेशवा छत्रपति, अभी भी छत्रपति है, ठीक है, जस्ट अब छत्रपति थोड़ा दिन में खत्म होगा। ये ऑल्सो टुक हेल्प ऑफ हिज कजन सदिस्वा राव इन पॉलिटिकल अफेयर्स। इसके जो कजन थे, इसके जो कजन ब्रदर थे, उसको भी मदद किया पॉलिटिकल अफेयर्स में आगे बढ़ने के लिए। ही कैरिड आउट वेरियस रिफॉर्म्स इन मराठा स्टेट। बहुत सारे इन्होंने बाजीराव ने बहुत अपना रिफॉर्म्स लाया था मराठा स्टेट में, और इसने स्ट्रॉन्ग पुलिस सिस्टम बनाया और पंचायत राज सिस्टम को फिर से रिफॉर्म किया अच्छे से, तो बोलते हैं लोकतंत्र का जो नींव बोलते हैं नीचे, उसको फिर से रिफॉर्म किया गया। अच्छी बात है कि इन्होंने नॉन मराठा एलिमेंट्स को भी आर्मी में रखा, इसने भेदभाव नहीं रखा, ठीक है, अनलाइक दैट वन। वो बोला था पूरा हिंदू राष्ट्र बनाओ, ये दूसरे को भी डाल रहे, जो एबल्ड है सबको डाल रहे हैं। 1741 में क्या हुआ कि बाजीराव सपोर्टेड अलवर्दी खान ऑफ बंगाल अगेंस्ट रघुजी भोसले। देखो कितना बड़ा बात है, अपने आदमी के अगेंस्ट ही तुम कर दिए, भोसले तो अपना आदमी है, अलवर्दी खान को, बंगाल का अलवर्दी गवर्नर था उधर चल रहा था, उसको सपोर्ट कर दिया। अलवर्दी खान अग्री टू पे, बोला कि हम 22 लाख रुपए देंगे आपको, ठीक है, पेशवा को हम देंगे आपको। तो इसकी सपोर्ट तो ऐसे तो नहीं करोगे, पैसा के बल पे क्या आता है जानते हो, ऐसे कौन क्यों करता, किसी को कुछ इंपॉर्टेंस होता है तभी देता है, और राजा है इतना फ्री बैठा थोड़ी है कि नहीं है, या तो पैसा दो या फिर लैंड दो। द मराठा कंट्रोल ओवर मालवा वॉज कंप्लीटेड ड्यूरिंग, जो हाँ पूरा मालवा पे जो बोलते फुल फ्लेश कंट्रोल इनके टाइम पे हुआ था, नाना साहब या फिर बालाजी बाजीराव के टाइम पे हुआ था। देखो 1741 में पेशवा वॉज अपॉइंटेड ड्यूटी ऑफ शहजाद अहमद, ठीक है, द सूबेदार ऑफ मालवा एज द स्टैंस ऑफ राजा जय सिंह फ्रॉम द मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर से खत्म हो गया, क्यों, क्योंकि पूरी तरीके से इसका है, तो इसने एक नया मुस्लिम लीडर को ही चुना, वहाँ पे रखा उसको मालवा रीजन के लिए। होप सो समझ में आ रहा होगा तुम लोग को। मराठा फोर्स डिफीटेड द बुंदेलखंड चीफ ऑफ आरका एंड कैप्चर झांसी।
मालवा देखो, मालवा फोर्स क्या किया, वहाँ के चीफ को हरा दिया और झांसी भी कैप्चर करके 1742 में रख लिया अपने हाथ में। और फ्रॉम दिस टाइम ऑनवर्ड झांसी बिकेम द, देखो अब बुंदेलखंड का जो एरिया है झांसी, बुंदेलखंड का एरिया है, देखो बुंदेलखंड मतलब है कि ज़्यादातर तुम्हारा मध्य प्रदेश में है। वो जो तो देख रहे हो वो कलर जो ऊपर जा रहा है, ग्रीन कलर तो तुमको दिख रहा है, एमपी का वही बुंदेलखंड एरिया है। हाँ वही बुंदेलखंड एरिया है, ठीक है, यहीं पे सब कुछ हो रहा है। तो ये बोला, क्या बोला कि बुंदेलखंड का झांसी अपने अंदर रख लिया, जो बुंदेलखंड का बहुत बड़ा एरिया था। और झांसी बहुत इंपॉर्टेंट है, यही झांसी देखो बाद में जाके झांसी की रानी वाला जो 1857 में आता है, समझो क्या है। दोस्तली द नवाब ऑफ कर्नाटक हरास द माथा रूलर ऑफ तंजौर। अब देखो एक नवाब था वहाँ का, जो नवाब जानते हो कि एम्पायर से रिलेटेड होगा, मुगल एम्पायर से, जो अलग अलग गवर्नर अपॉइंट करके रखे होंगे ये दोस्त अली एक नवाब थे कर्नाटक है। कर्नाटक मतलब क्या है, साउथ वाले, ठीक है, कर्नाटक नीचे है बिल्कुल, साउथ वाले हरास करे थे मराठा रूलर को तंजौर का, बिल्कुल ये कर्नाटका का ही पार्ट है, ठीक है। तो रघुजी भोसले ऑफ बेरार सेंट एन एक्सपीडिशन एंड दोस्त अली वॉज किल्ड। तो जो तुम्हारा रघुजी भोसले जो बेरार के थे, वो जगह का बगल के जगह के, वो अपना भेजे एक्सपीडिशन भेजे। एक्सपीडिशन मतलब क्या होता है, साम्राज्य को वो करने के लिए, मिलिट्री मोबिलाइजेशन एक तरह से क्या है, वहाँ पर जाके वो करने के लिए। और दोस्त अली चले गए अपना घर। रघुजी ऑल्सो सक्सेसफुली कंडक्टेड द सीज ऑफ द त्रिंकोपोली एंड अरेस्टेड चंदा साहिब, जो सन इन लॉ था दोस्त अली का, जो उसका सन इन लॉ समझते ही हो, दामाद जो था, उसको कैप्चर कर लिया गया उसका। और वो त्रिनोकोपोली जो जगह है, त्रिनोकोपोली जो जगह है, उसको कैप्चर कर लिया इसने। और चंदा साहिब वॉज सेंट एज अ प्रिजनर, भेज दिया उसको, जाओ भाई तुम दामाद है तो क्या है, दोस्त अली मरे गया, तुम जाओ प्रिजन अपना आराम से, ठीक है, धर लिया उसको। चंदा साहिब वॉज सेंट एज अ प्रिजनर टू सतारा, जाओ घूमो अब खाओ। रघुजी भोसले डिमांडेड चौथ ऑफ बंगाल। तो देखो अब इसका होगा ही होगा, क्यों, तो बाबू ये पूरा क्यों, अब अलवर्दी खान क्यों अब इधर हेल्प किया है, तो यही बता रहा है, समझ। अब इधर से फिर इधर से वो करेगा, ये जो सेकंड वाले जो है तुम्हारे, क्या नाम था इनका, नाम भी भूल जाते, बालाजी, हाँ नाना साहब, सिंपल याद कर लो, हाँ ज़्यादा बेटर है। तो हुआ क्या, तो रघुजी भोसले डिमांडेड चौथ ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा फ्रॉम अलीवर्दी खान, भाई दो हमको, पैसा चाहिए हमको, पावर बढ़ रहा है इसका। ही सेंड हिज रेवेन्यू मिनिस्टर भास्कर पंत टू अलीवर्दी खान कि भाई डिमांड दो, पैसा मांगे हैं, देना होगा। अब देखो अलीवर्दी खान प्रेजियसली मर्डर, मार दिया इसको, भास्कर पंत जो गया था उसको मार दिया, उड़ा दिया ये इसे, हाँ जो गया था उसका मिनिस्टर, कोपचे में ले लिया उसको घेर के। तो इससे गुस्सा हो गया रघु जी, बोला कि अब हम तुमको कैंपेन चलवा देंगे तुम्हारा अगेंस्ट, यानी कि अब आएगा, फोर्स आएगा। इन 1751 इन्वेजन ऑफ रघुजी फोर्स अलीवर्दी खान टू सरेंडर ओडिशा टू हिम, ले लो ओडिशा भाई हमको जाने दो, ओडिशा दे दिया उसको। अब बोला 12 लाख रुपए दे दिया, ठीक है, अब ओडिशा तुम ले ही लिया, बंगाल और बिहार हमारे पास है तो 12 लाख रुपए ले लो। 12 लाख बहुत होता है अभी टाइम में, 12 करोड़ से भी ऊपर होगा ये चीज़। जब हमारे पिताजी लोग जब 70 और 80 दशक में 5 रुपया में मौज मस्ती मार सकते हैं, घर किराया दे सकते हैं, तो 12 लाख कितना होगा, तुम लोग सोचते रहो बैठ के। देखो ना, सही बात है, सही बात है। तो ये पैसा तो बहुत हैवी हुआ ना, 12 लाख रुपया, 12 लाख तो अभी भी हैवी होता है है ना। देखो आफ्टर डेथ ऑफ छत्रपति साहू बाजीराव, ठीक है, जब ये साहू बाजीराव मरे तो मेड रामराजा टू साइन अ सिंगोला एग्रीमेंट किए थे 1750 में। इस एग्रीमेंट के हिसाब से याद करो, हाँ इस हिसाब से मराठा किंग सरेंडर ऑल हिज पावर टू पेशवा, और उसके बाद जानते हो उसके बाद पेशवा आगे निकल गए हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ निजाम उल मुल्क इन 1748 पेशवा ट्राई टू लिबरेट खानदेश, जो खानदेश एंड बेरर फ्रॉम मुस्लिम कंट्रोल। ये बेरर, खानदेश और बेरर ये तुम्हारा मुस्लिम कंट्रोल का, यानी कि मुगल के कंट्रोल के अंदर था, उसको लिबरेट कराने का प्रयास है। निजाम सलाबाद जंग कॉन्क्वेड मराठास विद द हेल्प ऑफ इन्फेंट्री ट्रेन बाय फ्रेंच जनरल बेसी। मगर निजाम भी बहुत चालाक था, वो भी कोशिश किया कि मराठा को अटैक करें हम, ठीक है, अपने जो भी फ्रेंच जनरल था उस समय उसके हेल्प से, क्योंकि उधर भी हेल्प था। निजाम देखो, निजाम नीचे अपना अपना सेटअप है ना, बाहर के लोगों से नेक्स्ट, जैसे टिप्पू सुल्तान का भी था, जानते हो तुम लोग। दो पेशवा फेल टू अचीव एनी सिग्निफिकेंट सक्सेस, उतना फ़ायदा नहीं मिला, बट टायर्ड ऑफ फ्रूटफुल वार द निजाम सरेंडर वेस्टर्न हाफ ऑफ द बेरर इंक्लूडिंग खानदेश मराठास। बोला मगर
थक गया यार, थक गया, वो इतना इन्वेस्ट कर दिया, पैसा चला गया, पावर चला गया, इसलिए बोला कि चलो हाफ तुम्हें रखो, बेरार को दे दिया, जिसमें तुम्हारा बलगना और खंदेश तुम्हारा मराठा ले लिया, दे दिया उसको बाई टी ऑफ झलकी इन 1752। समझे? अब सब बहुत लेंदी है, देख रहे हो ना, तो चीज़ों को समझो, घर में जाकर पढ़ ही लेना इस चीज़ को। दिसंबर 1757 में बैटल ऑफ सिंधखेंद हुआ था, जो कि मराठास और निज़ाम के बीच में होगा। बैटल ऑफ उदगीर हुआ था, जो कि फिर मराठा और निज़ाम के बीच में हुआ है। मराठास इसमें क्या है कि मराठास देखो, मराठास का पावर दिख रहा है तुम लोग को, यही थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में देखो कैसे क्रॉस हो जाते हैं, यानी कि जब सबाब पे था तब वो टूट गया, लेकिन मुगल एम्पायर को पूरा निगलने वाला था ये, तो क्या हुआ अनहोनी पता चलेगा तुम लोग को थोड़ी देर में। तो देखो, मराठास एक्वायर्ड टेरिटरी वर्थ रुपीज़ इतना 60 लाख ऑफ रुपीज़, उसके साथ बहुत सारा ज़मीन भी ले लिया, बहुत सारा जगह भी ले, अहमदनगर ले लिया, दौलतापुर, बुरहानगढ़, बीजापुर, ये सब। अप्रैल 1752 में जो सफदर जंग जो थे, हाँ वो एक एग्रीमेंट साइन किए मराठास के साथ, जब मराठा ने बोला कि यस मराठास वे टू प्रोटेक्ट मुगल एम्पायर फ्रॉम द, देखो यही तो चीज़ है, सफदर जंग यही। अब तो क्यों, क्योंकि अब बैटल ऑफ ये होगा, पानीपत होगा, थर्ड वाला बैटल जो बोले थे तुम लोग को। तो जो मराठास क्या किया, मराठास बोला ठीक है, ये सफदर जंग का ही साइन था, मराठा ने बोला ठीक है आई विल प्रोटेक्ट यू, मराठा हम कर देंगे तुमको मुगल एम्पायर को, उसके लिए इंटरनल और एक्सटर्नल, उसके लिए आपको पैसा देना होगा, जाहिर सी बात है, या जगह देना होगा इस हिसाब से। इन रिटर्न्स ऑफ दिस सफदर जंग अग्री टू सरेंडर आगरा एंड अजमेर, और पेमेंट 50 लाख रुपया हम देंगे मराठास को। ऑल्सो रिकॉग्नाइज मराठा राइट चौथा और सरदेशमुखी जो है पंजाब, सिंध और दोप में, दोप मतलब दो रिवर के बीच में जो एरिया होता है उसको दोप बोलते हैं, ठीक है। और देख तो पंजाब और सिंध में तो पंजाब मतलब 5 रिवर से बना हुआ है, वहाँ डोपी डोप है उस एरियाज को। दो दिस एग्रीमेंट वाज नॉट रेटिफाइड द एम्पायर बट हिज विथर्ड मराठा एम्बिशन एट दिल्ली, रेटिफाइड नहीं किया था जो एम्पायर उस समय जो सिंहासन पे था, मगर इतना वीक था कि समझो कि साइंड ही है ना, समझ रहे बात को। वो अहमद शाह अब्दाली, देखो आप बात आया कि नहीं आया, जो अहमद शाह अब्दाली भारत को थर्ड टाइम अटेम्प्ट करता है इन्वेजन के लिए 1752 में, तो उस समय मुगल एम्पायर अहमद शाह थे, ठीक है। सरेंडर्ड पंजाब एंड सिंध टू हिम, ले लीजिए आप ये, ठीक है। ऑन द अदर हैंड मराठास वे ट्राइंग टू एक्सपेंड, जबकि मराठा कोशिश कर रहा है पंजाब तक, अभी जस्ट देखे हो कि पंजाब में वो अपना उसको कलेक्शन मिल गया, चौथ का कलेक्शन, तो वो कर रहा है और ये दे दिया उसको, तो कन्फ्रंटेशन तो हो ही गया वहाँ पे। इन 1745 द मराठा फोर्सेस अंडर रघुनाथ राव रीच्ड दिल्ली, तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, 1745 में जो मराठास फोर्सेस थे रघुनाथ राव के अंडर, एक चीफ है ये, मिलिट्री कमांडर है, ठीक है, वो पहुँचे दिल्ली में, और मुग़ल वजीर जो उस समय के वजीर थे जी एम्पायर में, इमाद उल मुल्क जो थे, रिमूव अहमद शाह फ्रॉम द थ्रोन एंड प्लेस आलमगीर टू ऑन द थ्रोन विद द हेल्प ऑफ मराठास। वहाँ पे देखो अहमद शाह था कि नहीं था राजगद्दी पे, उसको हटाया गया, आलमगीर टू को रख दिया गया वहाँ पे, क्योंकि इमाद उल मुल्क बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा था मराठास में वजीर। तो वहाँ पे देखो किस तरह साम्राज्य चेंज हो गया, क्योंकि वो सिंध और पंजाब दे दिया उधर, तो वो चेंज पावर चेंज हो रहा है इधर। इन जनवरी 1757 अब्दाली इन्वेडेड इंडिया अगेन, फिर से इंडिया आया, बताओ, ठीक है। मराठा आर्मी अंडर रघुनाथ राव वाज सेंट फ्रॉम पूना से भेजा गया, बट अब्दाली हैड लेफ्ट बिफोर द मराठास रीच्ड, वहाँ जाने से पहले अब्दाली भाग गया, ठीक है। रघुनाथ रीइंस्टेटेड द एम्पायर ऑन द थ्रोन, फिर से रघुनाथ राव क्या किया, एम्पायर के थ्रोन रखा, इंस्टेड मराठा सुप्रीमेसी फॉर सतलज, और अपना रख दिया वहाँ पे कि भाई हम में हम ही हैं, यानी कि पंजाब हमारा ही एरिया है, ठीक है। तो स्टैब्लिश मराठा सुप्रीमेसी फ्रॉम सतलज इन द वेस्ट टू द बनारस इन द ईस्ट, यानी कि इतना हमारा साम्राज्य रहेगा मराठा। देख रहे हो मराठा कितना बड़ा साम्राज्य बना रहा है अपना, बनारस तक, यानी बनारसी तक, और सतलज में तो होता है उधर इंडस वैली का, इंडस का रिवर का एक वो है ट्रिब्यूटरी है, जानते हो। द रोहिला चीफ जो थे निजाम उद्दौला हु हैज मेड मीर बख्शी बाय अहमद शाह अब्दाली वाज रिमूव्ड, देखो रोहिला जो चीफ थे, ठीक है, जो बनाए थे मीर बख्शी को रिमूव किया गया, हाँ, एंड अहमद शाह बंगेश वाज अपॉइंटेड एज मीर बख्शी, और दूसरा जो मीर बख्शी वहाँ बना। बाय अप्रैल 1758 लाहौर वाज ऑक्युपाइड, लाहौर को फिर ऑक्युपाइड किया, और अहमद शाह का एजेंट तुम्हारा वहाँ से भगा दिया गया, मार के फेंक दिया गया वहाँ से, एक्सपेल्ड फ्रॉम पंजाब बाय द मराठास, क्यों मराठास ही अपना डोमिनेंस चाहता है जी, समझ रहे हो, नहीं चलेगा, मुगल एम्पायर भी नहीं चलेगा, ना ही बाहर अहमद शाह अब्दाली वाला चलेगा, हमारा है, हम लैंड का रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, हम ही रखेंगे। तो मराठा इस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर पंजाब एंड अपना फ्लैग दे दिया मराठास का, वहाँ पे अटक यही था जी, सिंध वाला एरिया,
समझे, यानी कि ऊपर से नीचे वाला अटक। तो मराठास अपॉइंटेड अदीना बेग एज ए गवर्नर ऑफ पंजाब। तो मराठास ने अपना ही आदमी को चुना, अदीना बेग को चुना वहाँ पे। आफ्टर अदीना डेथ शिवाजी सिंधिया अपॉइंटेड किया गया गवर्नर ऑफ पंजाब के लिए। दिस वॉज टेकन एज अ चैलेंज बाय अब्दाली। अब्दाली को लगा कि भाई ये तो चैलेंज है, ये तो अपना रख लिया, ये मराठा का भी निकाल दिया, हमारा रख लिया, सॉरी मुगल का भी हटा दिया, हमारा मराठा का रख लिया है ये अपना, भाई हमारे लिए बहुत चैलेंज है, हम तो 2 बार अटैक कर चुके हैं, अब देखो अब क्या होगा। दिस वॉज टेकन चैलेंज बाय अब्दाली। ही क्रॉस इंडस, इंडस क्रॉस करता है और दिल्ली की तरफ मार्च करता है, और यहीं पे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हो गया। क्योंकि दिल्ली की तरफ मूव करना मतलब क्या हुआ कि मुगल एम्पायर की तरफ मूव कर रहे हो आप, तो अब दोनों जो दुश्मन है वो साथ में आएंगे लड़ने के लिए, जैसे इलेक्शन के टाइम में होता है महागठबंधन जिसको बोलते हो तुम लोग, तो महागठबंधन होगा यहाँ पे देखो, समझ रहे हो ना। तो महागठबंधन आज ही पढ़ा देगा, आज कितना टाइम हुआ, छोड़ दो कल पढ़ाएंगे।